तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की जो हमारी क्लास है बेटा, इस क्लास में हम लोग पॉवर्टी चैप्टर की कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे, जिससे कि किस की पता चल जाए कि भैया हमारा जो डिस्कशन हुआ था प्रीवियस क्लास में पॉवर्टी चैप्टर, वो पॉवर्टी चैप्टर के रिलेटेड कितना हद तक हम लोग नंबर कर पा रहे हैं या कितना हद तक हमको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखिए क्वेश्चंस हैं, इसके साथ आंसर्स भी हैं, बट अगर गलती से मैंने स्क्रीन में दिखाने के दौरान अगर आंसर दिख गया तो प्लीज उसको इग्नोर करना है, आंसर मत देखना। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद उसका जो आंसर बनता है आपके हिसाब से या जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से करने की कोशिश करना। आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपकी कॉपी में लिखने हैं। जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपका आंसर दिख रहा है ए बी सी डी 4 ऑप्शन, आप उसको पढ़ने के बाद ए बी सी डी के ऑप्शन रख दीजिएगा, उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। बी रेडी। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है बेटा, मोर देन डैश ऑफ द वर्ल्ड पुअर लिव इन इंडिया। मोर देन डैश ऑफ वर्ल्ड पुअर लिव इन इंडिया, ये बात मैंने पढ़ाया था, स्पेशली हाईलाइट भी किया था। ऑप्शन ए है हाफ, ऑप्शन 2 है 1/3, ऑप्शन 3 है 1/4 एंड ऑप्शन डी है 1/5। जल्दी से, यू आर हैविंग ओनली 5 सेकंड। एक आंसर देने के लिए एबीसीडी में 5 सेकंड है, उसके बाद मैं आंसर बता दूंगा। डन बेटा? Yes, sir. Done, डन sir. डन। सो प्लीज चेक द आंसर। द आंसर विल बी 1/5, 20%। मैंने बोला था बेटा, याद कीजिए 20% बोला था, 1/5 20%। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। What was the percentage of the population below poverty line in India in 2011 and 12? ये भी आई थिंक हम लोगों ने डिस्कशन किया था, ये भी आई थिंक मैंने स्पेशली हाईलाइट करके बताया था। What was the percentage of the population below the poverty line in India in 2011-12? बेटा ये बुक में खासकर स्पेशल एक टेबल बना के भी दिया हुआ है, और खासकर आई थिंक नोट्स में भी मेरा होगा। बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आई थिंक मिलेगा आपको, तो उस हिसाब से आपको इसका आंसर देना है। आंसर है ए है 26.1%, ऑप्शन बी है 19.3%, ऑप्शन 3 है 22% और ऑप्शन 4 है 32%। ए बी सी डी। डन बेटा? ए बी सी डी। वन सिटीजन प्लीज टेल मी, हम लोग आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. Done, चलिए sir. चलिए, इसका आंसर होगा 22% बेटा। ये भी मैंने हाईलाइट करवाया था, और ये हाईलाइट कैसे करवाया था सर, जब मैंने एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी के बीच में डिफरेंस पढ़ाई थी, तो मैंने लास्ट वाला जो टॉपिक था उसमें मैंने स्पेशली हाईलाइट करवाया था 22% वाला केस, अगर आपको याद होगा तो देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉवर्टी डिटर्मिनेशन मेजर? इनमें से दिए गए कौन सा पॉवर्टी डिटर्मिनेशन मेजर है? हालांकि ये एग्जैक्टली मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन ये कुछ टेक्निकल क्वेश्चन है जिसको आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और उसके बेसिस पे आपको आंसर देना पड़ेगा। पहला है हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट मतलब कितने लोग हैं, इसको हेड हेड मतलब पर्सन के बेसिस पे हेड बोला है। हेड काउंट रेशियो निकाला जाएगा। सैंड इंडेक्स है और एक पॉवर्टी गैप इंडेक्स है, या ऑल ऑफ दीज? आप Sir, अगर, SEN index का मतलब? मैं बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल नहीं, बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल आप ये 4 ऑप्शन में से कोई एक सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसको डिटेल में जब चर्चा करेंगे तब मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी चलिए ऑप्शन में आप लोग रखिए। एबीसी जो लग रहा है, अगर आपको नहीं याद है तो, अगर नहीं पता है तो आई थिंक आप लोग इसको ये इस हिसाब से डिस्कस, मतलब तुक्का मारे ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पर देखिए अल्टीमेटली तीनों ऐसे मेजरमेंट है जो कि पॉवर्टी की रिगार्डिंग है। और अगर आपको लग रहा है कि सर पॉवर्टी गैप इंडेक्स एक मेजर तो है ही, क्योंकि पॉवर्टी के बारे में बात कर रहा है, हेड काउंट में भी बात कर रहे हैं हम लोग, अल्टीमेटली कितने लोग पॉवर्टी के अंदर में आ रहे हैं। एंड अल्टीमेटली सैन इंडेक्स जो है, सैन इंडेक्स भी क्या है ये भी मैं आपको, जैसे मैंने पूछा मतलब सैन कैपिटल वो भी बता देता हूँ, अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सैन इंडेक्स का मतलब क्या होता है? सैन इंडेक्स का मतलब होता है अल्टीमेटली ये एक कॉम्बिनेशन मेजर है। क्या है बेटा? कॉम्बिनेशन मेजर। सैन इंडेक्स जो है कुछ अल्टीमेटली अलग अलग मेजरमेंट को मिला करके सैन इंडेक्स बनाया जाता है, जिसमें कौन कौन से मेजरमेंट आते हैं, जिसमें पॉवर्टी गैप इंडेक्स भी आता है, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम भी आता है, एंड साथ ही साथ आपका मतलब अदर मेजर्स कुछ भी होते हैं वो भी आते हैं। मतलब
सैन इंडेक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन मेजर, जैसा कि हेड काउंट रेशियो हो गया, पॉवर्टी गैप इंडेक्स हो गया, ये एक प्रकार का मेजरमेंट है। सैन इंडेक्स जो है कॉम्बिनेशन मेजर है, मतलब उसमें एक दो तीन ऐसे करके कई सारे मेजरमेंट्स जिनकी कॉम्बिनेशन आता है, जिसमें हेड काउंट रेशियो मतलब आपका पॉवर्टी गैप इंडेक्स भी आता है, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम वाला इंडेक्स भी आता है। तो इसको उस हिसाब से रखिए, मतलब कॉम्बिनेशन मेजरमेंट है, कंबाइंड मेजरमेंट है। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, कंबाइंड मेजरमेंट, ये कंबाइंड मेजर। अल्टीमेटली इसको किस हिसाब से याद रखना है सर, एक प्रकार का पॉवर्टी का डिटर्मिनेशन ऑफ मेजरमेंट है, जिसमें कि एक से ज्यादा मेजर जो अलग अलग तरीका जिससे हम लोग निकाले थे, पॉवर्टी गैप कितना गैप है इसके लिए अलग निकाल रहे हैं, इनइक्वालिटी कितना है अलग है। तो इस प्रकार से अलग अलग चीजों को जो अलग अलग बताया जा रहा है, यहाँ पर सैन इंडेक्स में क्या किया जाता है बेटा, उसको कंबाइन करके बताया जाता है, बस इतना ही फर्क है। क्लियर है बेटा, ये बस समझ में आ गया। यस सर। इसमें क्या क्या आता है मैं बता देता हूँ। पॉवर्टी गैप रेशियो आता है, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम अमॉन्ग द पुअर आता है, और उसके बाद आई थिंक इसके कुछ और भी थे, मेरे को ठीक से तो याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट कंबाइन है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, इससे ज्यादा आपको पूछेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा क्या, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, when was the task force on projection of minimum needs and effective consumption demand was formed। बेटा ये भी तो मैंने खासकर हाईलाइट किया था, पूरा बाइज्जत हाईलाइट किया था, बोला था कि इनमें से दिए गए कौन से ईयर में टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड वाज फॉर्म। 4 ईयर है, 1969, 79, 89, 99। मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड, ये पॉवर्टी एलिवेशन के लिए खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइम टू टाइम कुछ कमिटीज बनाई है, जिसका काम ये था कि ये लोग पॉवर्टी कैसे एलिवेट करेंगे उसके ऊपर में कुछ प्लान बनाए। ABCD 69, 79, 89, 99। इज इट डन बेटा, ABCD। चलिए आंसर देखते हैं, आंसर इसका क्या है सर, सर आंसर इज 1979। 1979 इज द करेक्ट आंसर, जहां पर की द टास्क फॉर प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव डिमांड कंजप्शन वाज फॉर्म। इसके अलावा और भी कई सारे हैं, इसी के साथ ही क्वेश्चन में लिंक करके आप लोग देख लीजिएगा कि सर जब मैंने लिस्ट में पढ़ाया था तो बाइजक हाईलाइट करवाया था कि मैंने कौन कौन से पॉइंट को देखना। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो को प्रीवियसली अपलोडेड हो चुके हैं यूट्यूब में, आप उसको जाकर के एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा पॉवर्टी चैप्टर में कौन कौन सी चीजों को मैंने हाईलाइट करके पढ़ने के लिए बोला। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, those who regularly move in and out of the poverty are called। बेटा ये भी तो मैंने खास करके डिस्कशन किया था, मैंने बोला था मूव इन मूव आउट, मतलब ये एक पॉवर्टी लाइन है, इसमें कभी कभी नीचे जाते हैं फिर ऊपर आते हैं, फिर नीचे जाते हैं फिर ऊपर आते हैं, यानी पॉवर्टी में या तो कभी पुअर होते हैं या तो कभी नॉन पुअर, फिर नॉन पुअर। ऐसे इंसान को या ऐसे कैटेगरी वाले पुअर को क्या बोला जाता है? 4 ऑप्शन है, क्रॉनिकल पुअर, चर्निंग पुअर, ऑकेजनली पुअर एंड ट्रांजिएंट पुअर। ABCD, ABCD। क्या कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? चर्निंग पुअर। चर्निंग पुअर। बस इसको ऐसा याद रखना, चरते रहते हैं, जैसे ना इधर उधर चरते रहते हैं, इसको ऐसा याद रखना, तो ये ज्यादा अच्छा से याद रहेगा। मतलब एक प्रकार का अपने माइंड में सेट कर लो कि चर्निंग का मतलब क्या होता है, चरते रहना, इधर उधर चर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, ऐसा टाइप। तो इन दिस वे द आंसर विल बी एब्सोल्युटली राइट, चर्निंग पुअर। हालांकि इसका आंसर मैंने दिखा दिया था गलती से, प्लीज अगर किसी ने देख के आंसर लिखा है तो अपने आप को गलती से भी ऐसे मत बनाना, आंसर को आपको प्रॉपर्ली अपने दिमाग में सेट करके रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, कोशिश करूं ऐसे जैसा ना दिखे। यस, in 2011 and 12 poverty line was defined oath dash as a consumption of the person month of the rural areas and dash in the urban areas। very important question, कितना रुपया कंजप्शन मंथली रूरल एरियाज के लिए सेट किया गया है 2011-12 के हिसाब से, और कितना रुपया अर्बन एरियाज के हिसाब से सेट किया गया, मतलब वो स्टैंडर्ड लाइन का रूपी कितना होने से हम लोग उनको पॉवर्टी के कैटेगरी में काउंट नहीं करेंगे, ये आपको डिसाइड करना। और ये भी आई थिंक मैंने बोला था आपको, 2 ब्लैंक है, मतलब 2 आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। एक पहला ऑप्शन नंबर 1 है 816 एंड 1000, दूसरा है 1012 एंड 1210, देन 550, 860, 673। आई थिंक ये भी मैंने खासकर आपको बताया था पढ़ाने के दौरान,
और ये चीज आपको याद रखना है। और आज का आंसर देखते हैं कौन बता सकता है, क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए Sir, it's A, 816 and करेक्ट, यस सर, वेरी गुड। रूरल एरियाज में 816 है सर, और अर्बन एरियाज में 1000 है। लेकिन कैलोरी कंजप्शन बेटा याद रखना, कैलोरी कंजप्शन रूरल एरियाज में ज्यादा है और अर्बन एरियाज में कम है। किसी को याद है कितना कितना कैलोरी कंजप्शन? हाँ सर, रूरल में है 2400 और अर्बन में है सर 2100। वेरी गुड, 2400 कैलोरीज रूरल एरियाज में है, 2100 कैलोरीज जो है अर्बन एरियाज में। वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हैं अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए ये अब आ गया योजना के बारे में, यानी प्रोग्राम्स के बारे में। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्शन एडॉप्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ मिनिमम बेसिक एमिनिटीज टू द पीपुल। मिनिमम बेसिक एमिनिटीज ऑफ द पीपुल में कौन सा प्रोग्राम चालू किया गया था? चार ऑप्शन है, प्रधान प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, और चौथा है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। बेटा मैंने आपको बोला था कि जितने भी मिशन मैंने आपके सामने में दिए हैं उसको खासकर ध्यान से पढ़ना। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ उतने ही मिशन होंगे, और भी होंगे, और जो ज्यादा होगा वो मैं अलग से यहाँ पर एमसीक्यूज के दौरान बताते जाऊंगा। बट जितने मैंने आपको नोट्स में भेजा आपको उसको ध्यान से पढ़ना है, ताकि तभी जाकर के आपको पता चलेगा। मिनिमम बेसिक एमिनिटीज टू द पीपल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्शन एडॉप्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ मिनिमम बेसिक एमिनिटीज ऑफ द पीपल। ऑप्शन चार ऑप्शन ABCD। चलिए इसके ऑप्शन का डायरेक्ट आंसर देखते हैं सर। आंसर है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ठीक है, ये एक नया कंसेप्ट था, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In 2011-12, which state had the highest poverty rate in India? बेटा this is also very important question. This is also very important. देखो हमने नोट्स में पढ़ा है, लेकिन नोट्स में बेटा हर चीज इतना डिटेल में नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें कुछ जो है आपकी बेसिक चीजें हैं, और ये सब चीजें कुछ मतलब आपका जनरल नॉलेज चीजें हैं। तो ये भी पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। पूरा वो जो ग्राफ दिए गए हैं आपके बुक में, आपकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम दिए गए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल दिए, उसको भी अपन को फोकस करना पड़ेगा। इसीलिए अपन को यहाँ पर एक टॉपिक में लेकर के आया हूं। बताइए, इन 2011-12 व्हिच स्टेट हैड द हाईएस्ट पॉवर्टी रेट इन इंडिया? ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। देखा जाए तो यहाँ पर चारों स्टेट जो हैं पॉवर्टी कैटेगरी में ही काउंट होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पॉवर्टी रेट किस स्टेट में था, इसमें अंदाजा भी लगाया जा सकता है चाहे तो। सर उड़ीसा। We'll see the answer. We'll see the answer. The answer will be Odisha. Absolutely right. Absolutely right. ये 2011-12 के हिसाब से है बेटा, 2011-12 सेंसस के हिसाब से जो हाईएस्ट पॉवर्टी रेट जो था वो हमारे ओडिशा में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। NFWP was launched in this, ये रिसेंट का क्वेश्चन है बेटा, रिसेंट का क्वेश्चन। NFWP नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, NFWP। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। अगर आपको इसका फुल फॉर्म नहीं मतलब आ रहा है तो मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद समझ में आ जाए। क्या बोला मैंने? NFWP का मतलब NFWP नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। N फॉर नेशनल है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, नेशनल फूड फॉर, सॉरी ये P होगा ना, मैंने गलती से ये लिख दिया, P होगा प्रोग्राम। Now tell me the answer of this question. अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद रखना बेटा, दिस इज लॉन्च इन 14th November 2004। 14th November 2004। द आंसर विल बी 2004। एब्सोल्युटली राइट है, लेकिन आपको यहाँ पर डेट भी बता दे रहा हूँ कि कौन सा था सर। 14th November 2004 में। सर ये NFWP है या NFFWP है? हाँ मतलब वो एक्चुअल में किसी जगह पर NFWP भी बोलते हैं और किसी जगह पे NFF बोलते हैं। देखो फॉर नाम का जो है ना वर्ड, उसके लिए F यूज नहीं भी किया जाता है, कहीं कहीं यूज किया भी जाता है, लेकिन जो F यूज किया जा रहा है वो फूड के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी NFWP जो है वो फूड के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, फॉर के लिए यूज नहीं भी किया जाता है कहीं कहीं पर। तो NFWP जो है NFFWP भी वही है। ओके ओके सर। ठीक है,
चलिए, तो अल्टीमेटली इसका डेट आप याद रखेंगे, ये 14 नवंबर 2004 को लॉन्च किया था हमारे इंडिया में, और खाली क्वेश्चन में नवंबर दिसंबर बोला था, डेट नहीं पूछा था, इसीलिए अपने उसको खाली नवंबर 2004 कर दिया, लेकिन डेट अगर पूछ दिया तो ये भी आपको याद रखना है कि 14 नवंबर 2004 में हुआ था। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 10, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which of the following program provides assistance to the elderly people are given under? elderly people का मतलब होता है जो एजेड लोग हैं, एजेड पर्सन के लिए कौन सा प्रोग्राम बनाया गया था। देखिए, इसको अपन ध्यान से थोड़ा सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हालांकि ये भी अलग आपके लिए हो सकता है कि कुछ मतलब नया वर्ड हो, आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन ये इसके रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चन में दिया गया, मतलब इसके रिगार्डिंग में इससे पहले कई बार क्वेश्चन बढ़ा है। ये वर्ड आप लोगों को आंसर में याद रखना है बेटा, ये पहले भी क्वेश्चन आ रखा है, आंसर विल बी एनएसएपी। अच्छा, एनएसएपी का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी लिख लीजिए। एनएसएपी का फुल फॉर्म पीएमआरवाई, पीएमजीपी, जीएमबीएवाई। मैं बाद में जब उसका क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा, अभी भी इसका आंसर एनएसएपी है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहले भी ये कई बार पूछ चुका है। एल्डरली पीपुल और खासकर विडो के लिए खासकर ये बनाया गया था एनएसएपी। इसका फुल फॉर्म है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। क्या है? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। इज इट डन बेटा? एनएसएपी नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। बेटा ये खासकर किसके लिए बनाया गया? असिस्टेंस है, असिस्टेंस सी कर दिया हमने, सी करते हैं, ठीक है। असिस्टेंस, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम खास के लिए सर एल्डरली या एजेड पीपुल के लिए बनाया गया है, और आपको दिमाग में घुसा लेना है सर, एल्डरली और एजेड पीपुल के लिए अगर कोई प्रोग्राम के बारे में आपसे पूछेगा तो सर आप नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। और अगर आपसे ये भी पूछ दे कि ये कब लॉन्च हुआ था तो आपको ये भी याद रखना है सर, इसका डेट 15 अगस्त 19 आई थिंक मेरे ख्याल से 1995 में हुआ था, 1995। ये भी आप लोग अपने नोट डाउन करके रखेंगे। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, इट वाज लॉन्च ऑन 15 अगस्त 1995। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं बेटा फिल इन द ब्लैंक्स में। एमसीक्यूज खत्म हो गया लगभग, मैंने कोशिश की कुछ और निकालूंगा बाद में, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि कवर अप कर रहा हूँ हर चीज में, तो कुछ एमसीक्यूज के ऊपर में क्वेश्चन आ जाता है। चलिए क्या बोलता है? पॉवर्टी लाइन is the inability to secure desk consumption requirement of healthy life and efficiency। हालांकि तो बताना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। चलिए, तो द पॉवर्टी इज द इनएबिलिटी टू सिक्योर डेस्क, डेफिनेटली मिनिमम कंजप्शन। हम जब भी पॉवर्टी की बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सर? मिनिमम। हम लोग देखते हैं सर एक इंसान की मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है, मिनिमम बेसिक नीड्स जो है, लाइफ के हो, हेल्थ के हो, एजुकेशन के रिगार्डिंग हो, एफिशिएंसी के रिगार्डिंग हो, ये सब चीजें फुलफिल हो रही है या नहीं। अगर मिनिमम चीजें फुलफिल हो रही है तो भैया वो पुअर कैटेगरी में नहीं आएगा, और पुअर कैटेगरी में नहीं आएगा तो पॉवर्टी के बारे में चर्चा नहीं होगी। लेकिन अगर वो मिनिमम चीजें भी फुलफिल नहीं हो रही है तो आपको वहां पर दिक्कत हो जाएगा, और वही दिक्कत की वजह से ये थोड़ा सा अपने को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और हम लोगों को प्रॉब्लम के बेसिस पे पॉवर्टी की सिचुएशन को डिस्कस करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या बेटा बोलता है? देखो, एब्सोल्यूट पॉवर्टी डिटरमाइंस मिनिमम फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ए सब्सटेंस लेवल विद द हेल्प ऑफ डेस्क। अच्छा, आपको एक बात बताया गया था कि सर एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है वो जब डिटरमाइन की जाती है, किसके जरिए डिटरमाइन की जाती है? मैंने जब डिफरेंसेस पढ़ा रहा था तो उसके बेसिस में ही मैंने बताया था कि सर पॉवर्टी लाइन के जरिए एब्सोल्यूट पॉवर्टी को डिटरमाइन किया जाता है, और आपको दूसरा बताया था क्या? रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी को किसके जरिए डिटरमाइन किया जाता है? याद कीजिए, दो चीजें मैंने हाईलाइट करके बताई थी। रिलेटिव पॉवर्टी कौन सी चीज से डिटरमाइन किया जाता है? एक था लॉरेंस कर्व, एक था लॉरेंस कर्व। डिफरेंस में देखिए दिखेगा, एक था लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोएफिशिएंट। गिनी कोएफिशिएंट कर्व। वेरी गुड बेटा, ये दो चीजें थी जो कि रिलेटिव पॉवर्टी के लिए था, लेकिन एब्सोल्यूट पॉवर्टी हम लोग किससे इस्तेमाल करते हैं सर? पॉवर्टी लाइन से डिटरमाइन करते हैं। तो इसके साथ आपकी कुछ चीजें और भी ताजा हो जा रही, याददाश्त ताजा हो जा रही।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या बोलता है, डेथ एंड हंगर आर द की फीचर्स ऑफ पुअरेस्ट हाउसहोल्ड। एक गरीब घर में सबसे बड़ा मतलब गरीबी का और क्या बोलते हैं मतलब क्या सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन होता है, मतलब सबसे पहला और सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन गरीब घर का क्या होता है। सर दो चीजें होती है, हंगर एंड स्टार्वेशन। ये दो चीजें होती है जो कि आपकी गरीब घर के सबसे इंपॉर्टेंट पहले फीचर्स होते हैं पुअर कैटेगरी में कहलाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है टास्क फोर्स ऑन, ऊपर पढ़ा के आया हूं, ऊपर पढ़ा के आया हूं, नंबर क्वेश्चन करवा के आया हूं। टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड वाज फॉर्मड इन, अभी ऊपर जस्ट नंबर करके आए सर 1979, अभी जस्ट ऊपर हम लोग एमसीक्यू में नंबर करके आए। नेक्स्ट, दैट इंक्लूड्स हु आर यूजुअली पुअर बट who may sometimes have relatively more money। ये मैंने पढ़ाया था आपको कल की क्लास में। यूजुअली वो लोग पुअर ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ पैसा ज्यादा आ जाता है तो अपने आप को अमीर समझ लेते हैं, लेकिन फिर से 2 दिन के बाद वो पुअर ही हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है सर, ऐसे कैटेगरी के पुअर को क्या बोला जाता है। सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था सर, क्रॉनिक पुअर। क्या बोला जाता है, क्रॉनिक पुअर। मतलब नॉर्मली पुअर ही है, लेकिन कभी कभी कुछ 2 पैसा ज्यादा कमा लाते हैं तो नॉन पुअर कैटेगरी में आ जाते हैं, लेकिन फिर से वापस 2 दिन के बाद नॉर्मल अपना कैटेगरी पुअर कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये लोगों को बोला जाता है सर क्रॉनिक पुअर। अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं आपने, अगर आपने डायग्राम अपने बुक में देखा होगा तो आप उसको ऐसे समझते हैं। देखो मान लीजिए, ध्यान से देखना है, ये मान लीजिए एक पॉवर्टी लाइन है, स्ट्रेट पॉवर्टी लाइन। इससे ऊपर में जो होगा वो नॉन पुअर है, इससे नीचे जो होगा वो पुअर है। अभी मान लीजिए क्या हुआ, अगर नॉर्मली मैं नीचे ऑपरेट, ये मैं जो ग्राफ है बेटा ये मेरा पुअर का ग्राफ है, ठीक है, नीचे ऑपरेट कर रहा हूं, मतलब ये लाइन के नीचे ऑपरेट कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी क्या हुआ मैं एक बार ऊपर चले गया, फिर आखिर वापस आ गया, फिर गरीबी की रेखा में चल रहा हूं। इसका मतलब ये जो एक पॉइंट था, एक बार ये पॉइंट में जो एक बार ऊपर गया, कभी एक बार गया और नहीं किया, समझ में आया। सम टाइम बोलते हैं तो, सम टाइम, ऑकेजनली बोल सकते हैं, सम टाइम। कभी कभी हो सकता है कि नॉन पुअर कैटेगरी में जा सकता है, अदरवाइज वो नीचे ही ऑपरेट करेगा। समझ में आ रहा है क्या बोला मैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रॉनिक पुअर। अच्छा, क्रॉनिक पुअर फिर 2 प्रकार का होता है, एक ये जो आपको मैंने बताया, और एक कैटेगरी भी होता है क्रॉनिक पुअर का, जो कि नॉर्मली आपका जो नीचे ही रहते हैं, मतलब ऊपर जाते ही नहीं। अब ध्यान से सुनना, ये जो हमेशा नीचे रह रहे हैं इनको हमसे बोलते हैं ऑलवेज पुअर। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑलवेज पुअर, मतलब हमेशा पुअर ही है। समझ में आ रहा है क्या बोला मैं, हमेशा पुअर ही है, ठीक है। और इस कैटेगरी को बोलते हैं जो ऊपर जाके एक बार आ गया, इसको बोलते हैं यूजुअली पुअर। मतलब पुअर तो हमेशा है, लेकिन कभी कभी ऊपर घूम के आ जाते हैं, ऐसा टाइप वाला है। मतलब नॉन पुअर कैटेगरी को भी थोड़ा सा टच करके वापस आ जाता है। समझ में आया। ये दोनों ही कैटेगरी को अपन क्या बोलेंगे बेटा, बोला मैं, ये दोनों ही कैटेगरी को अपन क्या बोलेंगे, बोला मैं, क्या बोलेंगे, बोला मैं, क्रॉनिक पुअर। क्रॉनिक पुअर बोलेंगे। अगर किसी ने अपने कॉपी में नहीं बनाया तो इस डायग्राम को बना लीजिए ताकि हमेशा याद रहे। क्रॉनिक पुअर की 2 कैटेगरी, एक है आपका ऑलवेज पुअर जो कि हमेशा इस पॉवर्टी लाइन के नीचे, ये लकीर जो मैंने खींचा ब्लैक कलर का बीच में स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, ये पॉवर्टी लाइन है। ये लकीर जो है बेटा क्या, पॉवर्टी लाइन है। तो उससे नीचे जो है नॉन पुअर है, उससे ऊपर जो है वो पुअर है। तो ग्राफ उसी बेसिस पे बन रहा है कि नीचे रहेंगे तो ऑलवेज पुअर, ऊपर रहेंगे तो नॉन पुअर। चलिए, उसके बाद अपन ने सेकंड पॉइंट एक तो क्या पढ़ा था बेटा, याद कीजिए, क्या पढ़ा था, ट्रांजिएंट पुअर पढ़ाया था ना। सेकंड क्या पढ़ाया था मैंने, ट्रांजिएंट। यस सर। वो भी बताता हूँ, ट्रांजिएंट पुअर किसको बोलते हैं। अब ट्रांजिएंट पुअर की भी मैंने आपको डायग्राम यहाँ पर बता देता हूँ। इसमें भी 2 कैटेगरी है, जिसमें एक होता है ऑकेजनली पुअर। क्या होता है ऑकेजनली पुअर, मतलब नॉर्मली क्या है बेटा, ये ऊपर ही ऑपरेट करते हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थिति खराब हो गई, एक बार नीचे आ गए, लेकिन फिर से वापस अपना नॉर्मली ऊपर चले जाते हैं। जो एक बार नीचे आया, ये ऑकेजनली इन लोग पहुंचे, कभी कभी, ऐसा नहीं है कि मतलब डेली आते हैं पुअर, नॉर्मली ये नॉन पुअर हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा, ये लोग नीचे आ जाते हैं, तो इन लोग को अपन बोलते हैं कि ऑकेजनली पुअर। क्या बोला जाता है, ऑकेजनली। कभी मतलब क्या, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ गया, मान लीजिए कुछ बहुत ज्यादा लॉस हो गया, अनलकी रह गए आपके
घर द्वार डूब गया, ऐसा वाला परिस्थिति अगर आ गया तो इसको बोलते हैं अपन अनलकी। नॉर्मली ये लोग नॉन पुअर ही है, पुअर मतलब नहीं है, तो याद रखिए, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हो सकता है। मतलब ये लोग अल्टीमेटली बोलूं तो ये यूजुअली पुअर का उल्टा केस है। यूजुअली पुअर में क्या होता है, हमेशा नीचे रहते हैं, कभी ऊपर चले जाते हैं। ये लोग हमेशा नॉन पुअर ही रहते हैं, लेकिन कभी 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 अगर परिस्थिति खराब हो गया तो नीचे आ जाते हैं, इसको बोलते हैं ऑकेजनली पुअर। ठीक है, नेक्स्ट उसी प्रकार से बेटा, नेक्स्ट इसी में एक और एक पॉइंट आता है जो कि हम लोगों ने पढ़ा था। इनका अजीब परिस्थिति, ये लोग जाते रहते हैं आते रहते हैं, ऊपर जाते हैं ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे। तो क्या बोला था मैंने, इसको क्या बोला था मैंने, इस पॉइंट को क्या बोला था मैंने, ऐसे केस को क्या बोलते हैं? टर्निंग पुअर। बस, मतलब या तो ऊपर या तो नीचे, या तो ऊपर या तो नीचे, इनका कोई मतलब माई बाप नहीं है, कभी ऊपर रहते कभी नीचे रहते, कभी ऊपर रहते। ऐसे लोगों को बोलते हैं चर्निंग पुअर। ठीक है, समझ में आ गया। और टोटली टोटली अगर एक इंसान इस लकीर के ऊपर में रहे, मतलब एक बार भी नीचे ना आए, मतलब ये लकीर के टोटली ऊपर में ऑपरेट करेगा, यहीं पर ही ऑपरेट करेगा, तो इसको बोलते हैं बेटा सर उसको नेवर पुअर बोलते हैं। नेवर पुअर बोलते हैं। इन लोग कभी पुअर तो हुए ही नहीं, लकीर से नीचे आएंगे तभी तो पुअर होंगे ना बेटा, इसीलिए इनको बोलते हैं नेवर पुअर, क्योंकि हमेशा ये लोग जो होते हैं लकीर के ऊपर ही रहते हैं, नेवर पुअर। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा। यस सर। तो ये 5 केसेस आपको समझ में आ गया। हालांकि कल की क्लास में जो मैंने आपको बताया था उसमें सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट बताया था, यहाँ पर देखो आपको मैंने डायग्राम काट के भी बता दिया, इससे आपको ज्यादा बेहतर तरीके से याद रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो हेड काउंट के बारे में मैंने बोला था, अलग से बताऊंगा। देखो यहाँ लिखा, डैश इज द प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, डैश इज द प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, सो द आंसर विल बी हेड काउंट रेशियो। Dash is the proportion of persons living below poverty line. The answer will be head count ratio. अब इसको नोट डाउन करते चलिए बेटा, मैं आपको एमसीक्यूज का जो ये सेट है बेटा अलग से भेजूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी चलो क्या है कि मैं पहले पढ़ा लेता हूँ, फिर इसको एमसीक्यूज का अलग सेट भेजूंगा। तो इसीलिए मैं अभी खाली तैयारी कर रहा हूँ, पूरी कोशिश तैयार नहीं हुई आप लोगों के लिए, फिर मैं जो जितना बना उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर नंबर करवा दिया। चलिए जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलिए। क्या बोला मैंने, डेथ इज द प्रोपोर्शन ऑफ पर्संस लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, तो आंसर विल भी क्या होगा, हेड काउंट रेशियो। नेक्स्ट देखो सेन इंडेक्स के बारे में मैंने बोला था, और मैंने आपको कुछ चीजें यहाँ पर बता देना है। अमर्त्य सेन, ये सेन इंडेक्स जो है बेटा एक पर्सन है जिनका नाम था अमर्त्य सेन, उन्होंने अपने नाम से इस इंडेक्स को डेवलप किया था, इसीलिए इसको सेन इंडेक्स बोला जाता है, ये बात याद रखना। इसीलिए वो सेन इंडेक्स का नाम हम लोग ने ऊपर में पढ़ा था, क्या लिखा है, अमर्त्य सेन नोटेड नोबेल लिटरेट हैज डेवलप्ड एन इंडेक्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, उनके नाम से पता चलता है सेन इंडेक्स। सेन, अमर्त्य सेन उनका नाम था, सेन से सेन इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर ऑफ पीपल इन इंडिया एज पर 10% इन 2011-12। सर अभी ऊपर पढ़ के आए 22% की बात की थी हमने, कितनी परसेंट की बात की थी सर, 2011-12 के हिसाब से हमारे देश की पॉवर्टी की परिस्थिति क्या थी सर, 22%, यानी एग्जैक्टली 100 में 22 लोग हमारे देश में पुअर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है सर, under the British India began to export food grains and as a result as many as 10 people died in famines between 1875 to 1900। बेटा ये टोटली एक मतलब बोलेंगे तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये 26 मिलियन है बेटा, इसको याद रख लेना। ब्रिटिश पीपुल ने क्या किया हमारे देश में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको याद होगा कि भैया हमारे देश से वो लोग फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन को बंद करवा दिए थे, आपको याद है। फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को बंद करवा देने की वजह से क्या हुआ था सर, फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को बंद करवा देने की वजह से हमारे देश में हमारी चीज को खरीदने के लिए सामान नहीं था, यानी अल्टीमेटली जो चीज हमारे देश में सेल्फ सफिशिएंट होता था, अब वो चीज हमारे पास में और नहीं थी। इसी वजह से क्या हुआ, लोगों को खाने पीने नहीं मिला, और 1875 से 1900 के बीच में बहुत बड़ा फेमाइन जब देखा गया, इसमें खाने की किल्लत नजर आने लगी, तो उस जगह पर बहुत से लोग ऐसे ही मर गए भूखे। 1875 से 1900 के बीच का पीरियड है, तो वो कितने लोग मरे थे अगर पूछा जाए तो 26 मिलियन, ये बात आपको याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, there exists a direct relation between death and poverty, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी के साथ कौन सा डायरेक्टली रिलेटेड है, तो याद रखिए सर अनएम्प्लॉयमेंट, ध्यान से सुनना, अनएम्प्लॉयमेंट। सर अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जो है ना बेटा बहुत ही ज्यादा डायरेक्टली रिलेटेड। कैसे रिलेटेड है सर, ध्यान से सुनना।
सर अगर लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, यानी लोग ज्यादा अनएम्प्लॉयड होने लगे, लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट मान लो बढ़ गई, लोग ज्यादा अनएम्प्लॉयड होने लगे, सर ज्यादा अनएम्प्लॉयड होंगे मतलब सर रोजगार नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा तो अर्निंग्स नहीं होगी, अर्निंग्स नहीं होगी सर अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर पाएंगे, और अगर बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो क्या आएगा सर, पॉवर्टी आएगी। यानी अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी दोनों ही डायरेक्टली रिलेटेड है। जितना ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे, जितना ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे उतना ज्यादा पॉवर्टी कम होगा, एम्प्लॉयड जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा पॉवर्टी कम होगा, लेकिन जितने कम लोग एम्प्लॉयड होंगे उतना ज्यादा पॉवर्टी होगा। यानी अल्टीमेटली इसको ऐसे माना जाए जितने लोग अनएम्प्लॉयड होंगे उतना ज्यादा देश की पॉवर्टी की सिचुएशन खराब होगी। इसीलिए याद रखना पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट टॉपिक आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि पॉवर्टी को तभी ही दूर किया जा सकता है जब लोगों को हम लोग उसकी स्टैंडर्ड के बेसिस पे उसके अर्निंग्स प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि जब तक अर्निंग्स नहीं होगी तब तक वो अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर पाएगा, और जब तक बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर पाएगा सर तब तक पॉवर्टी तो वो डेफिनेटली दूर नहीं हो सकता, वो पॉवर्टी से वो छुटकारा नहीं पा सकता। इसलिए हमें तो याद रखिएगा कि कौन से दो चीजों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन अगर आपसे पूछा जाए तो बेटा अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है बोल करके आपको याद रखना है। चलिए क्लियर है बेटा, क्लियर है अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स के रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है बेटा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर कुछ ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चन लिए। मोर देन 1/5 ऑफ वर्ल्ड पुअर लिव इन डेथ, लिव इन इंडिया, डेफिनेटली सर ये तो हम लोग ऊपर पढ़ के आए, देखो वही चीज को घुमा फिरा के बोल रहा, 1/5 वर्ल्ड के पुअर इंडिया में रहते हैं, हाँ सर ट्रू है। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट पॉवर्टी रेफर्स टू लैक ऑफ रिसोर्सेज रिलेशन टू डिफरेंट क्लासेस, सर रिलेशन नाम का वर्ड आ गया मतलब कंपैरिजन की बात आ गई, और कंपैरिजन वाली बात कभी भी हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी में नहीं करते हैं, हम वो किस पर डिस्कशन करते हैं, रिलेटिव रिलेटिव में करते हैं, मतलब ये जो स्टेटमेंट है बेटा ये फॉल्स है। नेक्स्ट, ट्रांजिएंट पुअर, अभी बताया हूं डायग्राम, ध्यान से देखना, ट्रांजिएंट पुअर कवर दोज पीपुल हु आर रिच most of the time but may sometimes suffer bad luck and are said to be occasionally poor। तो हाँ सर ये आंसर तो सही लग रहा है, ये आंसर सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर फॉल्स दिया है, इसको थोड़ा सही करेंगे, थोड़ा गलत है। ट्रांजिएंट पुअर, दो प्रकार के पुअर पढ़ाया था मैंने, ठीक है ना, क्रॉनिक ट्रांजिएंट और एक तो मैंने, हाँ ट्रांजिएंट पुअर में डेफिनेटली सर ऐसा होता है कभी कभी बैड लक हो जाता है तो उन लोग नीचे आ जाते हैं, ऑकेजनली पुअर हो जाते हैं, हाँ सर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the minimum calorie index was estimated at 2400 calories and rural areas में 210 और अर्बन एरिया, हाँ सर बिल्कुल सही बात है सर, ये तो सेंट्रिता ने बोला था सर 2400 कैलोरीज रूरल एरियाज के लिए और सर 2100 कैलोरीज जो है वो अर्बन एरियाज के लिए, एब्सोल्युटली ट्रू। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा अकाउंट फॉर अबाउट 70% ऑफ इंडिया पुअर, हाँ सर सही बात है, मैं आपको बोला था ना जब हम लोग ऊपर एग्जाम्पल कर रहे थे, आप देखिएगा मैंने कुछ स्टेट्स का नाम बताया था, मैंने बोला था ये सब पुअर स्टेट्स के कैटेगरी में गिने जाते हैं, जिसमें उड़ीसा आता है, बिहार आता है, वेस्ट बंगाल आता है, आपका मध्य प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश आता है, ऐसे कैटेगरी में मतलब इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में से जो पुअर है वो पुअर का मैक्सिमम पुअर यानी अराउंड 70% ऑफ टोटल पुअर ऑफ आवर इंडिया बिलोंग्स टू दिस स्टेट। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, ट्रू है, याद रखिए। ब्रिटेन मेन गोल फ्रॉम द राज वेयर टू प्रोवाइड मार्केट फॉर द ब्रिटिशर एक्सपोर्ट, ये जो राज है कौन सा राज है याद है, याद है, ये जो था ना जमींदारी राज की बात कर रहा हूँ, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था लैंड सेटलमेंट सिस्टम, याद है, वो जमींदारी राज का जो सिस्टम उन्होंने चालू किया था, उनका मेन मकसद क्या था सर, उसका मेन मकसद ये था कि अपने लिए रॉ मटेरियल बनाए, और अपने लिए रॉ मटेरियल बनवाने के लिए उन्होंने क्या किया था, लोगों को बोला था कैश क्रॉप प्रोडक्शन करिए फूड क्रॉप्स की जगह में। तो ये बिल्कुल सही बात है सर, अपने गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने अपने एक्सपोर्ट करने के लिए उन्होंने मार्केट में ब्रिटिश एक्सपोर्टर्स को हिसाब से सामान बनवाया। नेक्स्ट, द पॉवर्टी रेशियो एस्टिमेट्स द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम दैट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट टू सिक्योर द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। पॉवर्टी रेशियो एस्टिमेट्स द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम that is considered appropriate to secure basic necessities of life। पॉवर्टी रेशियो नहीं होता है बेटा, उसको पॉवर्टी रेशियो नहीं बोलते हैं, पॉवर्टी रेशियो तो अलग चीज है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। हाँ हम लोग ये बोल सकते हैं कि मिनिमम इंटैक्ट अगर अमाउंट की बात करें तो उस हिसाब से मिनिमम लेवल ऑफ इनकम की बात करेंगे, रेशियो की तो बात नहीं करते। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडॉप्टेड ए 5 डायमेंशनल अप्रोच एज एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द पॉवर्टी, हाँ सर पढ़े थे 5 डायमेंशनल अप्रोच पढ़े थे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड इंप्रूविंग द फूड एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द पुअर,
नो, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम का मतलब ये था सर काम के बदले हम खाना देंगे। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, आप काम करो हम आपको फूड प्रोवाइड करेंगे, ये था नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैं? नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, काम के बदले खाना। Due to the unequal distribution of land and other assets, mostly non-poor appropriate the benefit from the direct poverty alleviation program. Yes sir, very good. एक्चुअल में प्रोग्राम का मेन फायदा जो बनाया गया पुअर के लिए, लेकिन उसका मेन फायदा उठा लेते हैं कौन? नॉन पुअर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है, ये आप आई थिंक खुद कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। 1 से 10 पॉइंट है, कुछ कुछ चीजें बता सकते हैं। देखिए पॉवर्टी, पॉवर्टी क्या है सर? कुछ कुछ चीजें डायरेक्ट दिख रही, देखो पहली बात इनएबिलिटी टू सिक्योर बेसिक नीड्स, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, हाँ या ना? सर पॉवर्टी लाइन किसको बोलेंगे? सर पॉवर्टी लाइन को पढ़ते हैं सर, क्या दिख रहा है सर? पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन दैट डिवाइड्स द पीपल इनटू पुअर एंड नॉन पुअर, ये रहा, ये रहा, दैट डिवाइड्स द पीपल फ्रॉम पुअर एंड नॉन पुअर, हाँ या ना? अच्छा उसके बाद देखिए एब्सोल्यूट पॉवर्टी किसको बोलते हैं? सर बिलो द पॉवर्टी लाइन, बिलो द पॉवर्टी लाइन, ये रहा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 में जाएगा सर ये वाला। लो भैया नेक्स्ट रिलेटिव पॉवर्टी, हाँ सर ये तो इन रेस्पेक्ट ऑफ वेरियस क्लासेस बोल दिया, मतलब ऑप्शन सी जाएगा। तो एक काम करता हूँ यहाँ से लिख देता हूँ ऑप्शन सी, ठीक है, 4 नंबर का आंसर होगा सी। तो एक काम करते हैं ऑप्शन सी। नेक्स्ट फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, अच्छा इनमें से कौन सा चीज आपको आता है? नॉन पुअर, नेवर पुअर, ये दोनों सेम है, हाँ ये दोनों सेम है, पहले इसको कर लेते हैं, मतलब ये आई होगा। नेक्स्ट उसके बाद और क्या क्या बचा सर? सर ये रिलेटिव पॉवर्टी का ऑप्शन विल बी सी, आप हेड काउंट रेशियो के सामने सी लिख दिए। सॉरी सॉरी, ये ऊपर में सी होगा, ठीक है, ये ऊपर में सी होगा। चलिए तो हेड काउंट रेशियो बताइए क्या होगा जल्दी से, हेड काउंट रेशियो क्या होगा? पॉवर्टी इज मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर एब्सोल्यूट पॉवर्टी और आई थिंक हेड काउंट रेशियो में थोड़ा सा, हाँ हेड काउंट रेशियो बेटा ऑप्शन नंबर ए में जाएगा बेटा, ये थोड़ा सा ना एक्चुअली क्योंकि मॉनेटरी टर्म्स बता दिया ना इसीलिए। नेक्स्ट तो ऐसा लिख देता हूँ, एक काम करते हैं ना डायरेक्ट आंसर अपन चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एब्सोल्यूट पॉवर्टी और हेड काउंट रेशियो का दोनों का आंसर सेम होता है बेटा, याद रखना। इसीलिए आपको थोड़ा सा एक दिमाग में रखना है कि देखो यहाँ पर एक दिया है दो चीजें, पहला तो ये बोला है कि कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये वाला, और एक है यहाँ पर मॉनेटरी टर्म्स। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन भी दे दिया है, मतलब इसको अपन हेड काउंट रेशियो में काउंट करेंगे, और पॉवर्टी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स जो है ये एक्चुअल में जाएगा यहाँ पर एब्सोल्यूट पॉवर्टी। क्यों? बिकॉज सर प्रोपोर्शन नाम की बात जब आ जाती है तो सर रेशियो की बात आती है, और रेशियो नाम का वर्ड जब लिखा हुआ है तो सर फिर डेफिनेटली हेड काउंट रेशियो की अपन बात करेंगे, ठीक है, इसीलिए ये चीज को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या है। अच्छा इसके अलावा अपन हेड काउंट रेशियो हो गया, हाँ देखो ये हेड काउंट वाली बात बता दी। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम सर 1970, ठीक है। नेक्स्ट स्वर्ण जयंती का डेट याद रख लीजिए सर 1999। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001, ये तो अभी पढ़े थे सर। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम सर 2004 में मैं बताया था, 14 नवंबर 2004 में बता के आया था। एंड नॉन पुअर जो है नेवर पुअर, बाकी तो सब आई थिंक ठीक है। पॉवर्टी वाला हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक नीड्स, डिवाइड द पुअर नॉन पुअर पॉवर्टी लाइन, बस ये दो चीजों में हम लोग कंफ्यूजन हुआ था, 3 नंबर और 5 नंबर में, वो हम लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया। हेड काउंट में हम लोग प्रोपोर्शन की बात करते हैं, और एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हम लोग बात करते हैं मॉनेटरी टर्म, बाकी तो वेरियस क्लासेस में डिवाइड होता है, ये हमारा होता है रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा?